दोस्तों, आरुषि तलवार जो कि नोएडा के थे, उनके मर्डर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे ये 13 साल की लड़की अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में मरी हुई पाई गई? आखिर इस आरुषि का मर्डर क्यों किया, किसने किया? अगर आप इन सभी बातों के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस दर्दनाक मर्डर की पूरी कहानी। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। इनके माता पिता जो कि पेशे से डेंटिस्ट थे, वो एक क्लिनिक में काम किया करते थे। लेट दोपहर के बाद ये सभी घर आ जाते और एक साथ खाना खाते। ये एक हैप्पी और सिंपल फैमिली की तरह साथ में रहते और टाइम बिताते। लेकिन 16 मई 2008 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी दुनिया ही पलट के रख दी और इस साधारण फैमिली को असाधारण बना दिया और चीजें बिल्कुल ही अलग तरीके से सबके सामने आई। हर रोज की तरह उस दिन भी इस फैमिली के घर पर काम करने वाली मेड ने सुबह 6 बजे बेल बजाए, लेकिन जो दरवाजा एक बेल बजने के बाद खुल जाता था, उस दिन वो नहीं खुला। 3 से 4 बार बेल बजाने के बाद नुपुर तलवार ने दरवाजा खोला। उस लकड़ी के दरवाजे को खोलने के बाद उसने देखा कि एक और जाली वाला दरवाजा था जो कि लॉक था, जिसको खोलने के लिए नुपुर ने बालकनी में जाकर चाबियां फेंकी ताकि उनकी मेड बाहर से ताला खोलकर घर के अंदर आ सके। ये सब देखकर मेड को बहुत अजीब लगा, क्योंकि सिर्फ एक बार घंटी बजाने पर उनके घर का दरवाजा नौकर हेमराज खोला करता था, लेकिन उस दिन वो घर में मौजूद ही नहीं था। भारती जब अंदर आई तो उसने राजेश तलवार की जोर जोर से रोने की आवाज सुनी और जब उसने नुपुर से राजेश के रोने की वजह पूछी तो नुपुर ने आरुषि के कमरे की तरफ इशारा किया। जब भारती ने अंदर जाकर आरुषि की लाश देखी तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए और जोर जोर से रोने लगी। फिर नुपुर ने भारती से कहा कि देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। आरुषि को देखकर भारती किसी पुतले की तरह स्थिर हो गई, क्योंकि उस समय आरुषि अपने बिस्तर पर गंभीर हालत में मरी हुई पड़ी थी और उसकी गर्दन पर चाकू के चीरने के निशान थे। एक खौफनाक मंजर देखने के बाद भारती डॉक्टर को कॉल करती है और रोते हुए पड़ोसियों को भी बुला लेती है और पुलिस को भी फोन करती है। जब 6:50 पर पुलिस वहां पहुंचती है तो उस समय वहां पर तलवार फैमिली और उनके रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे। इतने सारे लोगों का घटना स्थल पर मौजूद होने की वजह से सारे फिंगरप्रिंट्स और सबूत खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस को सबूत के नाम पर वहां कुछ भी नहीं मिल सका। घर की तलाशी के दौरान जब पुलिस घर के टेरेस पर जाने लगी तो वहां उन्हें टेरेस के दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ मिला, जिस पर खून के धब्बे बने हुए थे। अब ताले की यह कंडीशन देखकर पुलिस ने ताले की चाबी मांगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उस ताले की चाबी है कहाँ। उसी वक्त आरुषि के पिता पुलिस से कहते हैं कि आप अपना समय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल श्योर हैं कि उनकी बेटी का मर्डर उनके नौकर हेमराज ने ही किया है। पिता की गंभीर हालत देखकर पुलिस वहां से चली जाती है और क्योंकि राजेश को हेमराज पर शक था, इसलिए पुलिस हेमराज की तलाश में जुट जाती है और उसको ढूंढने पर 25,000 रुपए तक का इनाम भी घोषित करती है। अब एक तरफ तो नोएडा पुलिस हेमराज की तलाश में नेपाल निकल जाती है, वहीं दूसरी तरफ आरुषि के माता पिता उसकी अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच नोएडा में उनके घर पर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखने के बाद सभी बिल्कुल दंग रह गए और इसके बाद पुलिस को सारा झोल समझ में आने लगा। ये एक ऐसा खुलासा था जिसके बाद आरुषि के मर्डर का पूरा शक हेमराज से दूर उसके माता पिता पर गहरा गया। हुआ यूं कि जब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स राजेश और नुपुर तलवार के घर उनसे उनका हाल चाल पूछने और उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टेरेस के ताले पर खून के निशान थे और जमीन पर कुछ खून के धब्बे भी थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी लाश को घसीटते हुए टेरेस पर ले जाया गया हो और चूंकि उस ताले की चाबी कई कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए उस ताले के पीछे छुपे राज को जानने के लिए उसे तोड़ दिया गया। जैसे ही उन्होंने छत पर अपने कदम रखे, उन्हें एक लाश नजर आने लगी। उस लाश की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसको पहचानना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो गया था। खून से लथपथ शरीर, कटा हुआ गला, इस लाश को पहचानना तो दूर की बात है, उस मंजर को देख पाना भी बहुत मुश्किल था। इस लाश के मिलने के बाद आरुषि के माता पिता को तुरंत ही हरिद्वार से वापस बुलाया गया और जब इस बॉडी को राजेश तलवार से पहचानने के लिए बोला गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। पुलिस के काफी ज्यादा दबाव देने पर राजेश ने इस बॉडी की पहचान की तो उन्होंने हेमराज का नाम लिया। जी हाँ, नोएडा के पुलिस जिस इंसान को नोएडा से लेकर नेपाल तक इतने दिनों से तलाश रही थी, वो और कहीं नहीं बल्कि उन्हीं के घर में छत पर कटे हुए गले के साथ मरा हुआ मिला। अब हम आपसे जानना चाहेंगे दोस्तों कि क्या अब तक आपको ये नहीं लगा कि ये कोई सोचा समझा प्लान हो सकता है, जिसके चलते सभी को गुमराह किया जा रहा था। पुलिस को ताले की चाबी ना देना, उस बॉडी को पहचानने से मना करना, सभी सबूतों के साफ साफ सामने होने के बावजूद उन्हें पुलिस से छिपाना, ये सभी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी
जो कि ये था कि मर्डरर और कोई नहीं बल्कि आरुषि के पिता थे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था जिसका इल्जाम आज इनके माता पिता पर लग रहा था। दोस्तों, रोज की तरह आरुषि और उसके माता पिता ने एक खुशहाल फैमिली की तरह साथ में बैठकर डिनर किया। हेमराज ने खाना सर्व किया। खाना खाने के बाद आरुषि अपने कमरे में चली गई और उसके माता पिता अपने कमरे में। उस दिन आरुषि का बर्थडे था और बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उसके माता पिता उसके कमरे में गए और उसे एक कैमरा गिफ्ट किया। उस कैमरे को देखकर आरुषि बहुत खुश हुई और खुशी के इस मौके पर उन्होंने कई फैमिली फोटोज भी क्लिक की। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ सीबीआई, ऐसा बताया गया कि उस कैमरे से लास्ट पिक्चर 10 बजे खींची गई थी, जिसके बाद 11 बजे आरुषि के माता पिता उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले गए। इसके बाद आरुषि चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ने बैठ गई। कमरे में पहुंचने के बाद आरुषि के पिता राजेश को अपने लैपटॉप से कोई मेल भेजना था, जिसके लिए उन्होंने नुपुर को आरुषि के कमरे में जाकर वाईफाई ऑन करने को कहा। इसके बाद नुपुर ने वही किया। उस रात आरुषि देर तक जागी हुई थी और अपने दोस्तों को कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस कर रही थी, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक आरुषि का मोबाइल रात 9:10 के बाद अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से रात 12:30 बजे उसके फ्रेंड अनमोल ने लैंडलाइन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल किसी ने भी पिक नहीं किया। इसके बाद अनमोल ने आरुषि को टेक्स्ट भी भेजा, लेकिन वो टेक्स्ट कभी भी आरुषि तक पहुंचा ही नहीं। राजेश भी उस वक्त अपना काम करके शायद सो चुके थे, क्योंकि उनका लास्ट ईमेल रात 11:57 पर भेजा गया था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस रात 3:45 पर किसी ने आरुषि के कमरे में जाकर उसके वाईफाई के राउटर को बंद किया, लेकिन ये आखिरी शख्स था कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक आरुषि का रूम अक्सर रात को लॉक रहता था और उसकी चाबी नुपुर के नाइट टेबल पर रहती थी, लेकिन नुपुर ने इस घटना के बाद पुलिस को ये बताया कि उस रात उसने आरुषि का कमरा लॉक किया था या फिर नहीं। ऐसा बताया गया है कि हेमराज और आरुषि का मर्डर एक ही समय लगभग रात के 1 बजे हुआ था। ये सुनने के बाद क्या आपके मन में भी ये सवाल नहीं आ रहा कि ये इंसान जो रात को आरुषि के कमरे में सिर्फ वाईफाई बंद करने के लिए गया था, उसने आरुषि की लाश नहीं देखी होगी? क्या फिर ये भी तो हो सकता है कि ये शख्स ही आरुषि का मर्डरर हो? हैरानी की बात तो ये भी थी कि उस दिन अपार्टमेंट की चाबी नुपुर के कमरे में रखी हुई मिली और आरुषि के कमरे की चाबी लिविंग रूम की टेबल पर मिली। इन सभी कारणों की वजह से अब सारा शक आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर पर जाने लगा था और इस केस का खुलासा होता जा रहा था। लेकिन इन सभी हैरान करने वाली बातों में एक अजीब बात ये भी हुई कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक राजेश के फोन से उनके बड़े भाई दिनेश को फोन मिलाया गया और उसी वक्त दिनेश के फोन से उसके एक फैमिली फ्रेंड सुशील को कॉल किया गया, जिसके बाद सुशील ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम को कॉल किया और आखिर में गौतम ने किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन को, जो कि उस रात लगातार लूप की तरह 6 बार हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा कैसे पॉसिबल था कि एक तरफ आरुषि के पिता राजेश अपनी बेटी की मौत का गम मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके फोन से एक के बाद एक कॉल जा रहे थे। तो आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक थ्योरी के मुताबिक दोस्तों ऐसा बताया गया है कि आरुषि के पिता राजेश ने अपनी बेटी और अपने नौकर हेमराज को कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ लिया था। इसे देखकर वो अपने आप से बाहर हो गए और दोनों का उन्होंने मर्डर कर दिया, जिसके बाद वो कॉल इसलिए की जा रहे थे ताकि वो आरुषि की ऑटोप्सी रिपोर्ट से सेक्सुअल एक्टिविटीज के सबूत छिपा सके। फिर इसी थ्योरी के बेसिस पर पुलिस ने राजेश तलवार को 23 मई को अरेस्ट कर लिया और चूंकि कोई मजबूत प्रूफ नहीं था तो उन्हें तुरंत ही बेल भी मिल गई। वैसे कुछ आर्टिकल्स के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि राजेश तलवार एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स का शिकार थे और आरुषि को यह पसंद नहीं था, इसकी वजह से भी उसका मर्डर किया गया। इन सभी बातों में एक बात तो निश्चित थी कि इस हत्याकांड में घर वालों का ही हाथ था, क्योंकि कोई भी बाहर वाला घर में घुसे ऐसा कोई भी सबूत पुलिस को आज तक नहीं मिला। लेकिन इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर क्यों कोई अपने नौकर का कत्ल करके उसकी बॉडी को छत पर सड़ने के लिए छोड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो वो पकड़ा जाएगा ना। तो आपको बता दें इसका खुलासा 2010 में हुआ। 2010 में सीबीआई ने इस केस को किसी और टीम को सौंप दिया, जिसके बाद 2011 में ये केस फिर से रीओपन हुआ, जिसके कारण 11 मई 2001 को आरुषि के माता पिता को कोर्ट में पेशी देनी पड़ी, जिसके बाद इस केस के ओपोनेंट ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि राजेश को उस रात आरुषि के कमरे से एक आवाज सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने किचन में रखी गोल्फ स्टिक उठाई और आरुषि के कमरे में चले गए। और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे और ये देखकर वो गुस्से में हेमराज को गोल्फ स्टिक से मारने लगे, पर गलती से वो गोल्फ स्टिक आरुषि के सर पर पड़ गई और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई।
इसके बारे में किसी को भी पता ना चले, इस वजह से उन्होंने इस इकलौते विटनेस को भी इस दुनिया से रवाना कर दिया। आगे चलकर फाइनली नवंबर 2013 में ये केस दोबारा से रीओपन हुआ, जिसकी वजह से राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सजा घोषित हुई। सबको यही लग रहा था कि इस 13 साल की बच्ची को आखिरकार जस्टिस मिल ही गया, पर बाद में 2017 में आरुषि के माता पिता को फिर से रिलीज कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुए थे और आज भी ये दोनों आजाद घूम रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों आज भी पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसका अंजाम ये है कि आज तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व ही नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरुषि को इंसाफ मिलेगा? क्या कहानी यही है जो बताई गई है, या माजरा कुछ और है? कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।